નમસ્કાર. अब तक ચાય પે ચર્ચા કાર્યક્રમમાં આપ સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ચાય પે ચર્ચા કાર્યક્રમમાં આપણે કોઈક નવા વિષય સાથે ગંભીરતાપૂર્વક ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. ત્યારે આજે આપણે જે મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ તે મુદ્દો ખૂબ મહત્વનો છે. જી હા, આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ પસમંદા મુસ્લિમ સમાજની. ત્યારે આ વિષય ઉપર અત્યારના હાલ अब तकના આંગણે આવી પહોંચ્યા છે પસમંદા મુસ્લિમ સમાજ ઉત્થાન સમિતિ સંઘના મુખ્ય સંરક્ષક મોહમ્મદ ઇરફાન સાથે જ પ્રદેશ પ્રમુખ સુલેમાનભાઈ ગઢિયા. આપણે એમની સાથે રૂબરૂ વાત કરીશું અને જાણીશું કે એમનું શું માનવું છે અને પસમંદા મુસ્લિમ સમાજ છે એને બેઠો કરવા માટે કયા પ્રકારના પગલાઓ હવે લેવામાં આવશે. सर, सबसे पहले खूब खूब शुक्रिया कि आप हमारे अब तक के स्टूडियो पर आए सर. बहुत बहुत आपका अभिनंदन. सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि पसमंदा मुस्लिम समाज के बारे में थोड़ा आप अवगत कराइए हमारे अब तक के दर्शकों को. अभी आप सबको, क्योंकि जो है अब तक जो चैनल है एक सौराष्ट्र का बहुत बड़ा जो है प्रतिष्ठित चैनल है और ये बाल से बारीक चीज को जो है ना आप जिस तरीके से जो है जनता के परिप्रेक्ष्य में लाते हैं जी सर. तो सौराष्ट्र की जनता जो है, जो भी देश की पल्स होती है, देश का मुद्दा होता है, वो सौराष्ट्र में पूरे में पूरे गुजरात में जो है वो निचले स्तर तक जो है एक तरीके से मैं कहूँ तो पोलिंग बूथ स्तर तक जो है अब तक चैनल दिखाता है. तो मैं सबसे पहले जो इतने इम्पोर्टेंट इशू पर आपने आज चाय पर चर्चा जो है की है और ये बहुत ही आपका जो है एक फेमस कार्यक्रम है और मैं कई बार जो है ये आपकी चाय पर चर्चा जो है मैं कर चुका हूँ और फिर मेरा आज जो है 2023 में एक सौभाग्य है कि मैं अब तक चैनल की चाय पर चर्चा पर आज फिर इसमें जो है सहभागी बन रहा हूँ. तो जो भी आपने बात पूछी है, आपके ध्यान होगा पिछले साल जो है हैदराबाद की भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में हमारे जो है गुजरात की माटी के लाल और हमारे देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे सर्वप्रिय लोकप्रिय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने उसमें जो है पसमानदा मुस्लिम समाज के उत्थान के बारे में और उनका कैसे आगे हम डेवलपमेंट जो है हमारी सरकार करे तो उसके बारे में खुलेआम जो है नहीं उन्होंने उस फोरम पर चर्चा की थी और बाद में वो मीडिया के माध्यम से निकलकर बाहर आई थी और उसके बाद लगातार जब जब कभी कभी बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई हैं तो उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में, अपलिफ्टमेंट के बारे में, उनके बारे में लगातार उन्होंने चर्चा की है. फिर उसके बाद में दिल्ली की कार्यकारिणी हुई, उसमें भी उन्होंने उसको फिर जो दोहराया, चर्चा की, तो उसका ये परिणाम हुआ. और मैं खुद जो है पिछले आपके विधानसभा के चुनाव में गुजरात की बहुत सारी सीटों पर जहाँ पर पसमानदा बहुल एरिया है उसमें हमने जाकर जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष सुलेमान भाई के साथ जो है जाकर उस टाइम प्रचार प्रसार किया था और उससे पहले हमने पूरे गुजरात में इसका गठन किया था. तो हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो हमारी सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, बल्कि हमारे गुजरात में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है क्योंकि यहाँ के सब जितनी भी नगर निगम है वहाँ पर ही भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो रूल करती है. तो ट्रिपल इंजन की सरकार में अगर सबसे ज़्यादा किसी का काम हो सकता है जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे हमारे भारत की सरकार की माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, भाजपा की सरकार की लगभग 125 योजनाएं हैं. तो उन सब 125 योजनाओं में सबसे ज़्यादा अगर कुछ सहभागी हो रहा है और उससे लाभान्वित हो रहा है तो हमारा पसमानदा मुस्लिम समाज हो रहा है, लघुमती समाज हो रहा है. लेकिन क्योंकि जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो कभी भी भाजपा से जो है हमारे जो है लघुमती समाज को जुड़ने का मौका नहीं देती और बीच बीच में जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा जो सोचा छोड़ती रहती है. तो उससे वो जो है कट ऑफ होते हैं दिल और दिमाग से पूरी तरीके से जो भाजपा के साथ और वड़ा प्रधान जी की सरकार के साथ जो कम मतलब जो है उनकी सहभागिता होती है. लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे वड़ा प्रधान हैं, हमारे सपोज करो जो है गुजरात की हमारी सरकार है, हमारे यहाँ जो है नगर निगम में हमारी सरकार है, तो वो सब जो है बगैर किसी भेदभाव के पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो हमारे लघुमती समाज का, पसमानदा समाज का पूरा मतलब जो है नहीं उनके अपलिफ्टमेंट का काम करते हैं, उनके विकास का काम करते हैं. और वो जब मैं आपको अब अगले सेगमेंट आएगा तो मैं आपको उन सब चीज़ों को गिनवाऊंगा कि क्यों हमें उन्होंने इतना वोट दिया, 156 सीटें ही गुजरात में क्यों आई, उसके पीछे क्या लॉजिक था. जो पुराना 1984-85 का जो रिकॉर्ड था माधव सिंह सोलंकी जी की सरकार का 149 सीट का, उसको कैसे बीट करके 156 पे आए, वो मैं जरूर आपको मतलब विस्तार से उसके बारे में
बताऊंगा मारूफ जी। सर मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा, लेकिन मैं सुलेमान भाई से प्रश्न करना चाहता हूँ। सुलेमान भाई, आप પ્રદેશ પ્રમુખ છો? જી હા। મારે ખાસ આપની પાસેથી એ જાણવું છે કે જેમ સાહેબે કીધું કે પસમંદા મુસ્લિમ સમાજના ઉત્થાન માટે સરકાર ખૂબ ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહી છે। ખરેખર પસમંદા મુસ્લિમ સમાજ કયો સમાજ છે? અત્યાર સુધી સમાજની શું સ્થિતિ રહી છે? અને હવે આપ પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા છો તો આવનારા દિવસોમાં આ સમાજની સ્થિતિ કઈ દિશામાં આપ જોઈ રહ્યા છો? પહેલા તો આપની ચેનલનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। જી, આપણે સવાલ કર્યા તેમ પસમંદા ઓબીસી મુસ્લિમ રાષ્ટ્રીય સંઘ, જી, આપણે ત્યાં પસમંદા શબ્દથી લોકો પરિચિત નથી। બિલકુલ। એટલે અમે ગુજરાતીમાં એને ઓબીસી બક્ષીપંચ તરીકે એનું સંબોધન કર્યું છે। ઓકે। ઓબીસી બક્ષીપંચ ગુજરાતમાં જે મુસ્લિમની 11 થી 12% વસ્તી છે, જી, એમાં 85% ઓબીસી સમાજ આવ્યો છે। ગુજરાતમાં સૌથી મુસ્લિમોમાં ઘાટી સમાજની વસ્તી સૌથી વધારે છે અને એ ઘાટી સમાજ ઓબીસી બક્ષીપંચમાં આવે છે। પછી સંધિ ગામિતી સમાજ સેકન્ડ નંબરે જે વસ્તી ગુજરાતમાં આવે છે એ પણ ઓબીસીમાં આવે છે। તો ગુજરાતમાં રહેતી તમામ જાતિ જ્ઞાતિમાં 85% લોકો ઓબીસીમાં સમાવેશ થયેલો છે અને આ ઓબીસી લોકોને ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર તરફથી જે સબસિડીલાઇઝ જે સ્કીમો છે, જેને એજ્યુકેશનમાં માનો કે એન્ટ્રી હોય કે નોકરી હોય ત્યારે 5% ઓબીસીના જે લાભ મળે છે એ લાભથી ઘણા લોકો વંચિત રહે છે, કેમ કે એને ખ્યાલ નથી હોતો। સરકારની ઘણી યોજનાઓ રાજ્ય સરકાર કેન્દ્ર સરકારની છે કે જે સીધો એમને લાભ મળે, પણ એ લાભની એમના સુધી હકીકત પહોંચી નથી કે એને આ વસ્તુનો ખ્યાલ નથી। એટલે અમારા રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને ભારત ભાજપમાં અને કેન્દ્રમાં ઘણી જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે ઇરફાન અહેમદ સાહેબને આ વિચાર આવ્યો મોદી સાહેબ સાથે ચર્ચા કર્યા પછી, અને એમણે આ વિચાર અમલમાં લાવ્યો અને હું એમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે મને ગુજરાતની જવાબદારી આપી છે। તો આ જવાબદારી હું ખંતાપૂર્વક નિભાવી રહ્યો છું। અમે ઇરફાન અહેમદ સાહેબની આગેવાની હેઠળ છેલ્લા 6 મહિનાથી સમગ્ર ગુજરાતમાં અને જિલ્લાઓના અધ્યક્ષની મહામંત્રીની રચનાઓ કરી છે। આજે પણ ગઈકાલે જે પ્રોગ્રામ હતો અહીંયા કેટનો પેલું ગૌકેટનો, એમાં સાહેબ હાજરી આપી અને હવે પછી અમે આજથી અમારો 8 દિવસનો કાર્યક્રમ મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સંગઠન મજબૂત કરવાનો છે અને અમે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના મોટા પ્રમાણમાં જિલ્લાના પ્રમુખ મહામંત્રીઓ અને બોડીઓ બનાવી દીધી છે। અમારો ધ્યેય એવો છે કે જે રીતે પાર્ટીનું સંગઠન બુથ સુધી હોય છે, પેજ પાના સુધી હોય છે, એવી જ રીતે અમારું પણ આ સંગઠન બુથ સુધી પહોંચે અને એનો લાભ દરેક ઓબીસીમાં રહેતા મુસ્લિમોને મળે અને એની બધાની જે વિચારનતા રાષ્ટ્રીયની ભાવના અને એકતાની ભાવના સાથે કેળવવાની છે। આપણા મોદી સાહેબનું જે સપનું છે કે મારા દેશનો નાગરિક સક્ષમ અને સુખી હોય અને મારો દેશ વિશ્વગુરુ બને, તો તમામ લોકોને સાથે લઈને ચાલીએ તો જ આ દેશ વિશ્વગુરુ બની શકે। એટલે એના માટે કરીને અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે તમામ લોકોને ઓબીસીના લાભો મળે અને દેશની મુખ્ય ધારામાં ભળે અને દેશને વિકાસ કરવામાં અને विश्वगुरु बनावामा सहभागी बने एवा प्रयत्न करिए। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम हिंदुस्तान में नहीं लेकिन अभी हम इंडिया में रह रहे सर, इंडिया यानी कोई जाति ज्ञाति से परे, लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर दी एग्जैक्ट चैलेंजेस व्हिच पसमंदा मुस्लिम समाज इज फेसिंग राइट नाउ सर? नहीं, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि अभी तक क्या होता था। पिछले 65 साल में जो है वो कांग्रेस या उससे रिलेटेड जो है पार्टियों की सरकारें रहती थी, तो उनका काम क्या होता था, वो सिर्फ जो है अपने लघुमती को डराकर धमकाकर और सिर्फ उनका वोट लेने का होता था। लेकिन अब आज की जनता जो है, अभी कहीं अगर अमेरिका के किसी कोने में कोई घटना घटती है तो आप अब जो है ना उसको 1 सेकंड में जो है उसकी सच्चाई जान सकते हो कि ये कितना इसमें झूठ है कितना सच है। तो अभी जो जनता है, हमारे भारत की जनता है, हिंदुस्तान की जनता है, वो जागरूक हो गई है और उनमें भी विशेषकर जो हमारा जो पसमानदा मुस्लिम समाज है, लघुमती समाज है, वो पूरी तरीके से जागरूक हो गया है। और उसके जागरूकता का सबसे बड़ा जो प्रमाण है, जो अभी हमारी जो चुनाव हुई उसमें 156 सीटें आई। बिल्कुल तो अगर वो जागरूक ना होता, उनके पहले की तरीके से झांसे में रहता, तो इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिलता हमें। ये मैं ही नहीं, ये हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, गुजरात का नेतृत्व है,
उसने जो है एकदम सरेआम उसको सराहा कि नहीं, हमें भाजपा को बहुत बड़ी संख्या में जो है वो लघुमती समाजना और अपने पसमानदा समाजना वोट जो है वो मिला है, इसलिए हम 156 तक आए हैं। और ये बिल्कुल सही आपने बोला कि पहले तो उनका फोकस जो होता था वो डिवाइड एंड रूल का होता था कि आपस में जाति में पाति में उसको बांटने के बाद में उनको सिर्फ रूल करना आता था। लेकिन जब से इस गुजरात की माटी के लाल नरेंद्र मोदी जी जो है जब से 2014 में भारत में सरकार के वड़ा प्रधान बने और उसके बाद में जो है 2019 में जब दोबारा हमारी सरकार जो है एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ 303 सीट लाकर जो आई, तो उस टाइम पर हमारे जो है गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बने, तो उसके बाद से लगातार जो है हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आप पूरे देश के किसी भी कोने में चले जाइए, कितने बड़ा बड़ा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है। आप गुजरात से अभी दिल्ली जाएंगे, कुछ दिन के बाद में जो है मुंबई दिल्ली एक बड़े एक्सप्रेसवे का ग्रीन कॉरिडोर का जो है उद्घाटन होने वाला है। तो उसमें आप मात्र जो है 12-13 घंटे में मुंबई से आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। क्या कभी किसी ने ऐसी कल्पना की थी? और मुझे तो अच्छी तरीके से याद है जब मैं रेलवे की पीएससी कमेटी का मेंबर था, बिल्कुल सर, तो पूरे भारत में मैं उसका जो है इंस्पेक्शन करता था। और विशेषकर मैंने जो सौराष्ट्र में राजकोट, भावनगर, जामनगर, सोमनाथ, वेरावल सब स्टेशनों का मैंने जो है उस टाइम पर इंस्पेक्शन किया था। अहमदाबाद के भी स्टेशन का किया था। तो हमने उसमें 4-5 चीज़ जो है वो लागू करी थी। और उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वहाँ से अहमदाबाद से आप सौराष्ट्र में आना चाहते हैं, गिर सोमनाथ में जाना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े वो द्वारका जाना चाहते हैं, इतने बड़े हिस्टोरिकल जो है ऐतिहासिक वहाँ पर हमारे मंदिर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर छोटी लाइनें चलती थी। फिर उसके बाद में जैसे तैसे वो बड़ी लाइन में जो है ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हुई। उसके कन्वर्ट होने के बाद में उसमें रेल नहीं चला करती थी। आज आप देखेंगे अपनी डबल रेल लाइन जो है सब जगह हो गई, और डबल रेल लाइन में भी अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन सब लाइनों का हो गया। तो कितनी तेज गति के साथ जो है आप जमीन पर आएंगे, आकाश में जाएंगे, आप जो है समुद्र में जाएंगे। तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर तीनों चारों जो मतलब जो है वे हैं, उन तीनों वेज में आप हाईवेज में आ जाओ, रोडवेज में आ जाओ, रेलवेज में आ जाओ और वाटरवेज में आ जाओ। तो सब चारों रास्तों पर सबसे ज़्यादा अगर अग्रणी कोई राज्य है तो हमारा मॉडल गुजरात का राज्य है। उससे पहले इतने कहीं अच्छे रोड होते ही नहीं थे, तो गुजरात में बड़े बड़े हाईवे होते थे। क्योंकि मैं गुजरात के चारों कोनों में लगातार जो है मेरा प्रवास होता है। पिछले 20-25 साल से लगातार जो है उत्तर गुजरात हो, दक्षिण गुजरात हो, मध्य गुजरात हो या सौराष्ट्र हो, सब में मेरा आना जाना रहता है। तो मुझे चप्पे चप्पे से मालूम है कि कहाँ पर जो है 2014 से पहले विकास हुआ था। हमारी जो प्रदेश की सरकार थी वो ही लगातार जूझती थी, लेकिन जैसे ही 14 के बाद में डबल इंजन की सरकार आई, सबसे पहले हमने नर्मदा का जो बांध था, जो हमारे गुजरात की जीवन रेखा है, सबसे पहला अगर कोई डिसीजन हुआ, सबसे पहले अगर निर्णय हमारे वड़ा प्रधान ने लिया तो नर्मदा बांध का लिया। आज जो है आप जाएंगे चारों तरफ गुजरात में हरियाली देखने को मिलेगी, तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक हमारा नर्मदा डैम है। तो कितने मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ये तो खाली मैं आपको गुजरात के दे रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में बोला था 125 हमारी योजनाएं हैं। अगर आप जो है 50 करोड़ हमारे अब तक प्रधानमंत्री जनधन खाते खुल चुके हैं, उनमें लगभग 10 करोड़ जो है हमारे पसमानदा समाज के, लघुमती समाज के जो अब तक खाते खुले हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था 65 साल की जो रिजीम थी, क्या उन्होंने कभी ऐसा सोचा कि ये भी हमारे नागरिक हैं, क्या इनके हम बैंक में खाते नहीं खोल सकते? पहले तो प्राइवेट बैंकों में खाते खोलते थे, उससे पहले सरकारी बैंक जो होते थे वो अपने दरवाजे पर खड़ा ही नहीं होने देते। लेकिन जिस दिन से हमारे वड़ा प्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के वड़ा प्रधान की शपथ ली, उस दिन उन्होंने तय करा था कि मैं किस तरीके से उन गरीबों का, मैं पूरे देश के गरीबों की बात कर रहा हूँ। और पसमानदा जो है वो अरबिक शब्द है, उसका हिंदी जो वर्जन है वो गरीब होता है, पुअर होता है, बिल्कुल दबे कुचले अंत्योदय। जो हमारा जो अंत्योदय का नारा है उस पर अगर किसी ने काम करने की कोशिश की तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय वड़ा प्रधान ने लिया। तो 50 करोड़ खाते सरकारी बैंक में खुलना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हर आदमी को आधार कार्ड से जोड़ना, और आधार कार्ड से जोड़ने के बाद में उसको जो है 50 करोड़ जनधन खाते से जोड़ना। 50 करोड़ का मतलब हो गया हर परिवार का बेनिफिशियरी, हर परिवार का खाता खुलना। तो जो उनका बुनियादी अधिकार था
अगर उसको किसी ने दिया है तो हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, जब कांग्रेस के युवा प्रधानमंत्री 1985 में जब राजीव गांधी जी बने थे तो उन्होंने एक राजस्थान की एक सभा में बोला था कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ तो जयपुर तक आते आते जो है वो 15 पैसे रह जाते हैं, तो मात्र 200 किलोमीटर में 85 पैसे का हेर फेर हो जाता था। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अगर 1 रुपया जो है केंद्र से आया है, दिल्ली से आया है, तो वो गिर सोमनाथ के किसी भी हमारे जो है नागरिक के खाते में 1 ही रुपया पहुंचा है और 1 क्लिक के साथ पहुंचा है। पहले क्या होता था कि हर जगह जो बंदर बाट होता था, रिश्वत का खेल होता था। अगर हम कहीं 5 रुपये भेज रहे हैं तो उसमें बीच में ही दलाल जो है वो उसमें से 4 रुपये ठग लिया करते थे। आज जो है अगर इस भारत से, इंडिया से, हिंदुस्तान से अगर सबसे ज़्यादा वो ठग अगर खत्म करने का काम किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ऐसे प्रधानमंत्री अभी आपने देखा होगा सिडनी में कितने बड़े हॉल में हमारे वड़ा प्रधान का किस तरीके से पलक पावड़े बिछाकर जो उनका स्वागत हुआ, और फिर वहाँ का जो प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको किस तरीके से जो है नहीं वो खुद हाथ पकड़ पकड़ के जो है चारों तरफ लेकर घूम रहे थे। किसी की पहले हिम्मत नहीं होती थी, पहले दिल्ली से जाते थे तो एक छोटी सी न्यूज़ जो है दूरदर्शन पर आती थी, आकाशवाणी के समाचार में आती थी कि हमारे प्रधानमंत्री कोई भी होते थे कि वो आज जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए उसके बाद में वो पिक्चर से आउट हो जाते थे। फिर वो वापस जब कभी आते थे, जिस देश में वो दौरा करने जाते थे वहाँ से कभी उनकी कोई न्यूज़ नहीं आती थी। आज ये इस देश का गौरव है, ये गुजरात का गौरव है कि जब हमारे वड़ा प्रधान दिल्ली से अगर निकलते हैं तो वहाँ से ही उनको जो है फॉलो करना सब शुरू करते हैं और पूरी दुनिया के चैनल उनके उतरने तक, उनके बात करने तक, उनके वहाँ की मीटिंग को अटेंड करने तक, और इस देश में जैसे आज ही वो वापस आए हैं तो वहाँ तक जो है अगर पूरा कोई फॉलो करती है पूरी दुनिया तो उसका गौरव अगर किसी को हासिल है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को हासिल है। इससे पहले क्यों नहीं होता था? वही प्रधानमंत्री, एक रत्ती बराबर भी उनके अधिकार में हेर फेर नहीं हुई। अगर वो मनमोहन सिंह का वो अधिकार था, नरसिंह राव जी का वो अधिकार था, तो वही अधिकार हमारे वड़ा प्रधान का अधिकार है। लेकिन सही अगर इस्तेमाल किसी ने किया है इस हिंदुस्तान में, इस देश में, तो हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 140 करोड़ नागरिकों की अगर कोई सेवा का, कोई खिदमत का काम कर रहा है तो हमारे वड़ा प्रधान कर रहे हैं। सर 2024 की बात की जाए तो अभी जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं तो 2 उनके मोटिव है वो सामने आ रहे हैं। एक तो सर इकोनॉमी स्ट्रेंथन करनी एंड सेकंड टेररिज्म फ्री इंडिया। सर क्या मानते हो आप? नहीं, अभी तक जो है आपने देखा होगा कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का एक कंसेप्ट उन्होंने दिया था तो उसको पूरी तरीके से अगर लागू करने का काम किया है तो आत्मनिर्भर भारत का ही ये मतलब होता है कि हमारा एक एक नागरिक जो है जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होगा तो हमारा देश विकसित नहीं होगा। अभी हमारे आज़ादी के 75 वर्ष जो है पूर्ण साल हुए हैं, अभी हम अमृत काल में हमने प्रवेश किया है जी। तो अभी हमने कोई निशाना तय करने के लिए, कोई ना कोई गोल करने के लिए जो है, अपने सपनों को साकार करने के लिए जो है कोई ना कोई कहीं ना कहीं जो है एक निशाना हम बनाकर चलना पड़ता है। तो अभी हमारे वड़ा प्रधान ने और हमारे जो है लोकतांत्रिक देश भारत ने एक मिशन तय किया है कि अभी हम अमृत काल में 2047 तक अगर हम अपने देश को अगर विकसित करना चाहते हैं, उसके करीब पहुंचाना चाहते हैं, तो हमने एक जो है जो अभी आपने 2 पॉइंट बताए हैं जी। इन पर हमारा काम जो है अगले रिजीम में ये काम होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश का एक एक नागरिक, कोई भी पसमानदा है, कोई भी गरीब है, और जिस तक कभी विकास का कोई उसके तरफ उजाला नहीं पहुंचा था, तो वो 2024 तक जो है वो पहुंचाने का मिशन जो था वो हमारे वड़ा प्रधान ने 9 साल में ही पूरा कर दिया है। तो अगले साल में लगातार हम लोगों के बीच जाएंगे। अभी हमारा 30 मई से लेकर 30 जून तक का जो है 1 महीने का जो है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है वो हमारा पोलिंग बूथ तक जाएगा। हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी अपनी लोकसभा में जाएंगे, जो हमारे जो है धारा सभ्य हैं वो अपनी अपनी विधानसभा में जाएंगे, हमारे अगर कहीं कारपोरेटर है, हमारे मेयर है वो सब जगह जाएंगे। और जो 9 साल की हमारी सरकार की उपलब्धि है, हमारी राज्य सरकारों की उपलब्धि है, हमारे नगर निगम के मेयर की स्टैंडिंग कमेटी की उपलब्धि है, वो ले जाकर हम जनता के बीच जाएंगे। हम तो लोगों की आंखों में कभी धूल नहीं झोंकते,
हमने पहले जो है कट पेस्ट का काम होता था, काम हमने राजकोट में किया और उसको दिखाएंगे हम मोरबी में, ऐसा कभी जो है हुआ नहीं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो हर बिल्कुल जो जनता के सामने आईने की तरीके से खड़ा है। अगर हमने कोई हाईवे बनाया है तो जनता को नज़र आ रहा है। अभी हमारे अपोजिशन की बहुत सारी जो है पार्टी जो है वो रोजगार के बारे में प्रश्न चिन्ह जो है वो लगाती रहती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने गुजरात के ही व्यूवर्स को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो है 140 करोड़ नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने देखा होगा पहले हमारे जो है रेलवे लाइनें जो है वो कैसे जो है नहीं सिंगल होती थी, उसको हमने डबल करने का काम किया 9 साल में। फिर वो डीजल के उससे लोकोमोटिव से चलती थी, हमने उसे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया। तो ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ पहले हमारे जो है पहले उनकी सरकारों में 3 किलोमीटर जो है पर डे जो है वो हाईवे बनता था, आज वो 30 किलोमीटर पर डे बनना है। तो क्या कोई अलादीन के चिराग से हम वो चीज़ सब कर रहे हैं? क्या हम उनके रेलवे लाइनों को अलादीन के चिराग दिखाकर जो है वहाँ पर रेलवे लाइन खड़ी कर रहे हैं? ये सब काम जो है मैन पावर से हुआ है, वहाँ पर इंसानी उसमें जो श्रम लगा है। तो क्या उनको पहले से रोजगार बढ़ा नहीं है क्या? कोई चीज़ अगर जो है 3 किलोमीटर बनती थी, आज हम वो 30 किलोमीटर बना रहे हैं, तो वहाँ पर कितनी मैन पावर लगी, कितना उसका रोजगार का निर्माण हुआ। अगर हम प्रधानमंत्री जो है अगर वो शहरी आवास योजना में अगर घर बना रहे हैं तो क्या वो हवाई घर बना? वो तो जाकर जिसको हमने घर दिया है उसने वो उसको घर की चाबी मिली है, तो वहाँ पर कितना लेबर लगी। अगर हम ग्रामीण आवास की बात करते हैं तो वहाँ पर कितनी लेबर बनी। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो वहाँ पर कितनी अब तक जो है सड़कें बनी, तो उसमें कितनी हमारी लेबर लगी। एक एक चीज़, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है या कहीं एयरपोर्ट था तो उसको मतलब डबल या ट्रिपल कैपेसिटी का हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कितना निर्माण हुआ। मशीनों से ज़्यादा तो अभी भी हमारे यहाँ जो है अभी खुद जो है इंसानी जाकर वहाँ पर जो है लेबर के रूप में काम करता है। ठेकेदार जो है वो वहाँ पर काम करते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। तो जब रोजगार का निर्माण हमने करा तो क्या रोजगार नहीं बढ़ा? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ कि आप बताइए कि हम आपकी सरकारों से ज़्यादा हमने 10 गुना ज़्यादा रोजगार दिया है। आप 2 करोड़ की बात करते हो, हमने तो उसको जो है बढ़ाकर समझ लो दिन में 20 करोड़ आदमी को हमने रोजगार दिया है लगातार। तो आपकी हर चीज़ झूठी है और जनता जो है वो देख रही है। अभी 2024 में आपको फिर जो है सबक सिखाने वाली है और हमारी 350 से ज़्यादा सीट जीतकर 2024 में तीसरी बार लगातार हमारे गुजरात की माटी के लाल और हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को तीसरी बात जो है वो शपथ दिलाने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ चंद जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो 28 तारीख में जो हमारा नया संसद भवन बना है उसके बहिष्कार की बात करती हैं। तो इससे पहले जितने भी कभी उद्घाटन होते थे, अभी वहीं पर पार्लियामेंट के सेंट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ तो उस टाइम पर जो है वो राजीव गांधी ने किया था। उसके बाद में कुछ एक्सटेंशन वहाँ पर हुआ तो नरसिंह राव जी ने किया था। उसके बाद में कहीं कहीं कुछ ना कुछ जो है वो एक एनेक्सी बनी पार्लियामेंट की, उसका मनमोहन सिंह जी ने जो उद्घाटन किया था। तो उस टाइम पे क्यों नहीं आपने राष्ट्रपति जी से उद्घाटन कराया? और हमारी मतलब जो पहली दफा है कभी हमने उनको क्या रोका था? ये पहली बार किसी महिला को, और वो भी जो है आदिवासी महिला को, हमने एक छोटी सी जगह से निकाल कर अगर उनको राष्ट्रपति बनाने का काम किया है तो हमारी भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं उनको चुनौती देता हूँ, आकर मुझसे आकर वो डिबेट करें। मैं उनकी एक एक चीज का जो है ना तथ्य के साथ जो जवाब देने की पूरी मतलब जो ताकत के साथ उनको जवाब दूँ। सर समय की कटौती है लेकिन मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। उसमें से प्रथम तो सुलेमान भाई से मैं पूछना चाहूंगा। सुलेमान भाई, આપણે કહીએ ને કે મોસાળેમાં પીરસનાર છે, કેન્દ્રમાં એ ભાજપ સરકાર, રાજ્યમાં ભાજપ સરકાર, બોર્ડ નિગમમાં પણ હવે ભાજપ છે। સાહેબ, તો મારે આપને એ પૂછવું છે કે શું અપેક્ષા રાખો છો આપની વ્યક્તિગત પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે, પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે, શું માંગણીઓ છે પસમંદા મુસ્લિમ સમાજને બેઠો કરવા માટે? હવે પસમંદા મુસ્લિમ સમાજ પહેલા તો સરકારનું ઋણ છે એ અદા કરવા માંગીએ છીએ। જેમ હમણાં વિધાનસભામાં 153 સીટનો રેકોર્ડ પસમંદા મુસ્લિમ સમાજ એ લેવામાં પસમંદા મુસ્લિમ સમાજનો પણ એમાં ભાગ રહ્યો છે અને પસમંદા મુસ્લિમ સમાજે પણ ભારતીય જનતા પક્ષને જ્યાં જ્યાં લાગ્યો છે ત્યાં મત આપી અને 153નો રેકોર્ડ કરવામાં સહભાગી બની છે। અમારું પ્રથમ કાર્ય 2024નું ઇલેક્શન છે કે તેમાં પસમંદા મુસ્લિમ સમાજ
બહુમતી લોકો ભારતીય જનતા પક્ષને મત આપે અને આપણા પનોતા પુત્ર મોદી સાહેબને ત્રીજી વાર આપણે વડાપ્રધાન તરીકે જવાનું સપનું અમે સેવી રહ્યા છીએ અને તે દિશામાં અમે કામ આગળ કરી રહ્યા છીએ. અમને સંપૂર્ણ સરકાર અને પાર્ટી પર વિશ્વાસ છે કે પસમંદા મુસ્લિમ સમાજના હિતોનું રક્ષા થશે અને આવનારા દિવસોમાં પસમંદા મુસ્લિમ સમાજના વિકાસ માટે વધુ ગતિથી રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર કામ કરશે. અને અમારા રાષ્ટ્ર સંયોજક ઇરફાન અહેમદ સાહેબ અમારા પસમંદા મુસ્લિમ સમાજના હિત માટે કાયમી જાગૃત છે અને આવનારા દિવસોમાં પણ પસમંદા મુસ્લિમ સમાજના હિત માટે એમની જે જાગૃતિ છે એ ઉપયોગ લે અને पसमंदा मुस्लिम समाज में बेनिफिट अपावશે. सर मैं अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर हम 2024 इलेक्शन में लोकसभा की बात करें सर, तो ओपोजिशन पार्टी ये भी कह रही है कि जो योजनाएं बनी हुई है उसको वो पुराने कपड़े को निकाल के नए कपड़े पहनाने में भाजपा सरकार है माहिर. फिर सेकंड बात की साहब, कर्नाटक में जिस हिसाब से कांग्रेस की जीत हुई तो सारे ओपोजिशन एक होकर यही बोल रहे हैं कि अगर हमको 2024 लोकसभा इलेक्शन जीतनी है तो वी ओपोजिशन हैव टू बी गेट रीयूनाइटेड. इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे सर? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, अब तक चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर कहीं पर सबसे अच्छा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो हमारे भारत की डेमोक्रेसी है, हमारे भारत का लोकतंत्र है कि जहाँ पर हर नागरिक को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का या किसी भी पार्टी की आलोचना करने का पूरा अधिकार है और सब वो अपने अधिकार का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं. तो अगर कर्नाटक की अगर आपने बात की है जी, तो हमने कभी ये 100% ये दावा नहीं करा कि हम सब जगह जीत के आएंगे, ना हमने कभी ऐसा दावा करा कि हम हार के आएंगे जी. तो ये एक लोकतंत्र का बहुत ही खूबसूरत जो है एक राइट है, अधिकार है, जिसका वहाँ की जनता ने उसका सही तरीके से उपयोग उन्होंने किया. तो वहाँ पर अगर कांग्रेस की सरकार बनी है तो हमारे वड़ा प्रधान जी ने अगले दिन ही जो है एकदम, क्योंकि लोकतांत्रिक देश होने के नाते सबसे पहले उन्होंने ट्वीट करके जो है वो प्रधानमंत्री जी ने हमारे, वो मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने बधाई दी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी को भी बधाई दी. तो ये तो लोकतंत्र का अधिकार है हार और जीत का. तो अगर हमारी कहीं गलती रही होगी तो हम उसको सुधार करेंगे और 2024 में उसी कर्नाटक से जो है जो मैक्सिमम सीट हमारी पैरी थी फिर दोबारा वहां पर जीत कर आएंगे. और दूसरे जो आपने नए और पुराने कपड़ों की बात करी, तो ये कोई आज जो है, हम तो 9 साल पुरानी बात कर रहे हैं. 9 साल से इस देश में अगर कोई शासन करने वाली अगर पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है और उसके वड़ा प्रधान जो है प्रधान सेवक है जी. तो आप कब तक जो है वो वाली पुरानी बात खोद कर जो है पुराने कपड़े और नए कपड़े की बात करते रहोगे? कपड़े तो अगर खत्म हुए हैं तो उनके युवराज के हुए हैं, क्योंकि उस पर जो है देश की सर्दी में भी पहनने के लिए एक छोटी सी टी शर्ट थी, उसके अलावा कोई कपड़े ही नहीं थे. तो कपड़े अगर कहीं किसी के खत्म हुए हैं, अगर पुराने हुए हैं इस 9 साल के शासन में, तो इस देश के युवराज के हुए हैं. हमारे भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता जो है वो पहले से ही जो है बहुत ही एक सीमित संसाधनों में रहने वाला, सरलता के साथ रहने वाला और बहुत ही एक निचले स्तर पर अपना जीवन जो है यापन करने वाला कार्यकर्ता है. और इस देश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की में ही नहीं, पूरी दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है जिसका मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और मुझे एक गौरव है कि उस 20 करोड़ कार्यकर्ताओं में मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, ऐसी हमारी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, सबका साथ और सबका विश्वास की बात करती है, सबके प्रयास की बात करती है और सबके विकास की अगर कोई बात करती है तो ये पिछले 70 सालों में अगर कोई पार्टी ऐसी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके लिए 140 करोड़ नागरिकों ने ये तय किया है कि 2024 में फिर हम जो है वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक की जो है 2024 के 30 मई को या 1 जून को हम फिर शपथ तीसरी बार दिलवाएंगे. तो ये हमारे इस देश के ही उन नागरिकों ने ये तय किया है. वो अपनी टी शर्ट में पुरानी में घूमते रहिए, उनके जो पुराने बड़े बड़े सूट थे उनमें 9 साल में दीमक लग चुकी है, उनके पहनने के लिए नहीं है. और अगर ऐसा है तो हमारे वड़ा प्रधान से, हमारी भारतीय जनता पार्टी से अगर उन पर कपड़े नहीं हैं, फट चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, तो हम कहीं ना कहीं से किसी न किसी नागरिक से अपने कार्यकर्ता से बोलेंगे कि आप उनको जाकर डोनेट कर दीजिए और उन कपड़ों में जाकर फिर आप प्रचार करिए. भाजपा के आप पर कपड़े होंगे तो और अच्छा लगेगा, लोग और ज़्यादा हमें वोट देंगे. तो ये आपके दोनों उनका प्रश्नों का मैंने ये बहुत ही आसानी के साथ उत्तर दिया.
સર, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર સ્પેન્ડિંગ યોર વેલ્યુએબલ ટાઈમ વિથ અસ સર. થેન્ક યુ. बहुत धन्यवाद. સુલેમાનભાઈ, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ પણ આપનો કિંમતી સમય કાઢીને આપ તકના દર્શક મિત્રોને ખરા અર્થમાં પસમંદા મુસ્લિમ સમાજ વિશે જાગૃત કરે. તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આપનો આભાર. અને આપના ચેનલનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને પસમંદા મુસ્લિમ સમાજમાં જેમ તેમ જાગૃતિ આવે તેમાં પણ આપ પણ પ્રયત્ન કરો, અને આપને એ પ્રયત્ન કરવા પાછળ પણ આપણી ચેનલનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો મિત્રો, પસમંદા મુસ્લિમ સમાજ ઉત્થાન સમિતિ સંઘના રાષ્ટ્રીય સંયોજક મોહમ્મદ ઇરફાન અને પ્રદેશ પ્રમુખ સુલેમાનભાઈ ગઢિયા આગે જે રીતે આપણા અબ તકના દર્શક મિત્રોને પસમંદા મુસ્લિમ સમાજના ઉત્થાન માટે જે રીતે માહિતગાર અને જાગૃત કર્યા છે તે ખૂબ સારી વાત છે. અને તેમના દ્વારા જે માહિતી આપવામાં આવી છે કે આગામી 2024 લોકસભા ઇલેક્શનમાં પસમંદા મુસ્લિમ સમાજ જે છે તે ભાજપ સાથે જ છે અને 350 થી વધુ બેઠકો જીતાડીને ફરી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને વડાપ્રધાનનો તાજ શિરમોર કરવા માટે તેઓ સજ્જ છે. ત્યારે આવા જ કોઈ નવા વિષય સાથે અમે ફરી આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત થશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપો અને જોતા રહો અબ તક. નમસ્કાર.